खाली लैपटॉप कर देना। शुरू करूं? बस बस बहुत है। ठीक है, तो डीएनए में आज जो पहला टॉपिक है आपका वो क्या है? इंडिया टू बी अ 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बाय या इन नेक्स्ट 25 ईयर्स। टॉपिक किसका है? जीएस पेपर 3 इकोनॉमी का। न्यूज कहां से बनी है? न्यूज बनी है आपकी अभी एक बर्लिन ग्लोबल डायलॉग हुआ है। बर्लिन ग्लोबल डायलॉग हुआ है कहां पे? जर्मनी में, जहां पे इंडियन मिनिस्टर पीयूष गोयल थे और उन्होंने ये बात बोली कि यूएस का जो इकोनॉमी साइज है, यूएस के इकोनॉमी साइज मतलब अर्थव्यवस्था जो है वो करीब करीब अभी 30 ट्रिलियन डॉलर की है। ठीक है, और इंडिया की जो इकोनॉमिक साइज है वो कितने की है? 4 ट्रिलियन डॉलर की है। लेकिन जिस मोमेंटम के साथ हम ग्रो कर रहे हैं, जिस मोमेंटम के साथ हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, जो ग्रोथ मोमेंटम हमारा है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ ईयर ऑन ईयर सीएजीआर हम क्लॉक कर रहे हैं, उस बेसिस पे अगले 20 से 25 साल में 20 से 25 साल में हमारी इकोनॉमी होगी वो अभी करंट यूएस इकोनॉमी के बराबर हो जाएगी। दैट वी वुड बी ब्रिजिंग द गैप ऑन वॉर फुटिंग। ठीक है, क्योंकि यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या होगी? वो स्लो डाउन होती जाएगी। इंडिया की ग्रोथ जो है वो तेज होती जाएगी। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। यूएस की जो इकोनॉमी है वो क्या है? एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, सैचुरेटेड इकोनॉमी है। उनके पास जितना है वही मेंटेन कर ले बहुत है। ठीक है, तो वो ग्रो करते हैं कैसे? 1%, 1.25%। जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, कई तो इकोनॉमीज ऐसे हैं यूरोप की जो 0.8%, 0.6% ऐसे रेट पे ग्रो करती है। इसका रीजन क्या होता है? एक चीज होती है इकोनॉमिक्स में, बेस इफेक्ट। सुना है इसका नाम? बेस इफेक्ट मतलब अगर बेस आपका बहुत बड़ा है तो उस बेस को कंजर्व करना ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नई ग्रोथ छोड़ दीजिए, उस बेस को कंजर्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक एनालॉजी आप ऐसे देख लीजिए कि कोई ऑलरेडी 95% नंबर ला रहा है एग्जाम में, तो उसके लिए स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है वो क्या है? बहुत ज्यादा नहीं है। बट समबडी हु इज स्कोरिंग 50%, 52%, उसके लिए बेस है वो बहुत छोटा है। हाँ, वो 10% भी इंक्रीज करे तो क्या कर सकता है? 50 से वो 55 करेगा, फिर नेक्स्ट टाइम वो 5.5, 60.5% लाएगा। ठीक है, तो उसके पास 10% ग्रो करने का रूम है। जो सैचुरेटेड इकोनॉमीज हैं या जो 95% नंबर लाया हुआ है उसके पास इतना स्कोप नहीं है ग्रो करने का। 95% वाला कभी 10% पे ग्रो कर सकता है? नहीं, 100% से ऊपर थोड़ी नंबर ले आएगा। ठीक है, तो इंडियन मिनिस्टर का क्या कहना है? इंडियन मिनिस्टर का यही कहना है कि अभी जो यूएस की इकोनॉमी है, इट्स मोर देन कितना? मोर देन 7 टाइम्स। इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 7 टाइम्स, 7-8 गुना हमसे बड़े हैं। ठीक है, लेकिन आने वाले 25 सालों में, 20-25 सालों में ये जो गैप है वो बहुत तेजी से नैरो डाउन होगा।
बहुत नैरो डाउन होगा। तो जो डिबेट शुरू हुई है इसी जो मतलब उनका ये एक्सप्रेशन है उसी के अराउंड शुरू हुई है, क्या सही में हम 25 साल में इस रेट पे ग्रो कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, तो इंडियन एक्सप्रेस में और बिजनेस स्टैंडर्ड में 2 आर्टिकल्स हैं, दोनों ये आर्टिकल डिस्कस किए हैं और दोनों ने क्या कहा है, दोनों ने ये कहा है कि अगर ठीक से इंडिया अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन कर ले रहा है अगले 2 से 2.5 डिकेड्स में, तो दिस नंबर इज पॉसिबल। और अंडरस्टैंडिंग दिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम समझिए कि साइज इकोनॉमी और जीडीपी होती क्या है। ठीक है, तो जीडीपी क्या होता है ये सबको पता है, व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक नेशनल इनकम मेजर होता है। ठीक है, एक नेशनल इनकम मेजर या नेशनल इनकम एस्टिमेट होता है। ठीक है, कई टाइप के नेशनल इनकम एस्टिमेट्स होते हैं। नेशनल इनकम क्या होगी, नेशन की इनकम जो होती है उसको हम क्या बुलाते हैं, नेशनल इनकम बुलाते हैं। नेशनल इनकम कई टाइप की होती है, जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, कोलोकियली जो हम जीडीपी यूज करते हैं वो क्या होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, जीडीपी अमूमन कैसे कैलकुलेट की जाती है, एक टेरिटरी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उसका जो मॉनेटरी समोशन होता है वो हमको क्या देता है, जीडीपी देता है। तो सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी का अगर हमको जीडीपी साइज निकालना है, हमको क्या करना पड़ेगा, इंडिया का जो टेरिटोरियल कन्फाइनमेंट है, जो हमारी बाउंड्री है, उसके अंदर कितने गुड्स, कितनी वस्तुएं और कितनी सेवाएं हमने एक साल में प्रोड्यूस की। ठीक है, उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको सम अप कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, जीडीपी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं कि इसको आईएनआर में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आईएनआर में कैलकुलेट करते हैं। इंटरनेशनल कंपैरिजन जो होता है जीडीपी का वो किस में होता है, जीडीपी नॉमिनल प्राइस पे होता है। जीडीपी नॉमिनल प्राइस पे होता है। दो टाइप के जीडीपी होते हैं, एक तो हो गया जीडीपी और दूसरा क्या हो गया, जीडीपी एट रियल प्राइस। क्या अंतर होता है दोनों में, इकोनॉमी हो चुका है सबका। हाँ, नॉमिनल प्राइस में हम क्या करते हैं, जो इस साल का इन्फ्लेशन है वो फैक्टर इन करेंगे। ठीक है, और रियल प्राइस में हम क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करके अपनी जीडीपी निकालते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर बेस ईयर पे हम जीडीपी जब कैलकुलेट करते हैं तो जीडीपी रियल प्राइस बनती है। तो जो इंटरनेशनल कंपैरिजन होता है वो किस पे होता है, मोस्टली जीडीपी एट नॉर्मल प्राइस होता है। ठीक है, तो जीडीपी नॉर्मल प्राइस को इंटर कंट्री नेशनल इनकम कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो ये 30 ट्रिलियन डॉलर, $4 ट्रिलियन है, ये क्या है, जीडीपी एट नॉमिनल प्राइस है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, कंपैरिजन के लिए स्केल को बराबर करेंगे, स्केल को बराबर करेंगे। तो पहले आप जीडीपी को क्या करेंगे, आईएनआर में कैलकुलेट करेंगे। पाकिस्तान की जीडीपी है वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी, पाकिस्तानी रुपए में कैलकुलेट की जाएगी। और फिर क्या किया जाएगा, इस जीडीपी को फैक्टर इन किया जाएगा किसके साथ, जो एक्सचेंज रेट चल रहा है डॉलर के साथ, इंडियन रुपी का। आई बात समझ में, कि हम आईएनआर में पहले अपनी जीडीपी निकाल लिए और फिर क्या करते हैं, उसको डिवाइड करेंगे किससे, 84 से, 88 से, मतलब जो भी एक्सचेंज रेट प्रेजेंटली चल रहा होगा। तो उससे हमको क्या मिलेगा, हम स्केल बराबर कर लेंगे, स्केल बराबर कर लेंगे। ये क्या है, ये इंटरनेशनल मानक है। जितनी भी जीडीपीज हैं इंटरनेशनल फोरम्स पे, वर्ल्ड बैंक द्वारा, अंकटैड द्वारा, आईएमएफ द्वारा जो कंपेयर की जाती है वो क्या होती है, एक तो डॉलर में होती है और दूसरा क्या होती है, नॉमिनल प्राइस पे होती है। तो हम पहले जीडीपी आईएनआर में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसमें हम उस साल का मार्केट प्राइस है वो फैक्टर इन करते हैं और बाद में हम इसको एक्सचेंज रेट से डिवाइड कर देते हैं। तो हमको क्या मिल जाता है, $4 ट्रिलियन, मतलब जीडीपी एट नॉर्मल प्राइस एक्सप्रेस्ड इन डॉलर टर्म्स, एक्सप्रेस्ड इन डॉलर टर्म्स। तो इससे क्या है, जो स्केल है हम बराबर कर दिए कि अब अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो कंपेयर की जा सकती हैं, कि भारत की जीडीपी का साइज $4 ट्रिलियन है, चाइना का $19 ट्रिलियन है, अमेरिका का कितना है, $30 ट्रिलियन के आसपास है, $30 ट्रिलियन के आसपास है। ठीक है, तो अब पीयूष गोयल ने जो बात बोली है वो सही में पॉसिबल हो सकती है कि नहीं हो सकती है, अब ये देखना है क्या ये सही में रियलिस्टिक है कि नहीं है। तो अगर हम देखें तो इंडिया की जो जीडीपी नॉमिनल कॉस्ट पे है, जीडीपी नॉमिनल कॉस्ट पे है, वो सन 2000 से, मतलब क्या ये क्लेम रियलिस्टिक है कि नहीं, कि हम सही में
अगले 25 साल में $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो पाएंगे कि नहीं। तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि हमारा पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है। तो एक्सप्रेस में क्या लिखा है? एक्सप्रेस में ये लिखा है कि पिछले 25 साल की बात करें, सन 2000 से अगर हम देखें तो इंडिया का नॉमिनल जीडीपी का CAGR जो रहा है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, वो कितने का रहा है? 11.9% का रहा है। ठीक है, किसका? नॉमिनल जीडीपी का। CAGR पता है क्या होता है? जो कंपाउंड ग्रोथ होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। जैसे आपने बैंक में 100 रुपए डाल के छोड़ दिया, ठीक है, तो उस पर जो इंटरेस्ट है मान लिया 8% का है, तो अगले साल आपका कितना हो जाएगा? 108 रुपए हो जाएगा। तो एक चीज है, आपने 8 रुपए निकाल लिए, फिर से 100 रुपए बचे, लेकिन मान लिया आप वो पैसा छू ही नहीं रहे, तो 8% का ग्रोथ मिलता रहेगा, यानी आप CAGR 8% पे ग्रो कर रहे हैं। तो अगले साल मतलब सब्सिक्वेंट ईयर में जो ग्रोथ रेट आप देखेंगे वो कितना देखेंगे? 8% ऑफ 108 देखेंगे। 8% ऑफ 108 देखेंगे। मान ली x आया तो उसके साथ 8% ऑफ x देखेंगे। समझ रहे हैं? तो दिस इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो पिछले 25 साल की हम अपनी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी देखें तो हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है वो 11.9%, 11.9% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पे ग्रो की है 25। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? नॉमिनल जीडीपी इससे आ गई, CAGR से। ठीक है, हमने कंप्यूट कर ली। साथ ही साथ जब हमको स्केल को, इंटरनेशनल स्केल को क्या करना है? यूनिफॉर्मलाइज करना है, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि हम डॉलर में भी क्या करें? अपनी जीडीपी को एक्सप्रेस करें। लेकिन एक्सचेंज रेट भी क्या करता है? स्टैटिक तो है नहीं, वेरी करता रहता है। जैसे अभी कितना चल रहा है? 85 प्लस चल रहा है। 2014 में ये कितना था? 64-65 के आसपास हवर कर रहा था। तो एक्सचेंज रेट भी क्या करता रहता है? एक्सचेंज रेट भी है, वो भी आपका डिफर करता रहता है, और उसका भी ठीक ठाक इम्पैक्ट पड़ता है। इतना इम्पैक्ट पड़ता है कि आप ऐसे सोचिए कि जो 2014 में 2014 में एक्सचेंज रेट था, अगर वो एक्सचेंज रेट आज भी चल रहा होता तो इंटरनल कंपैरिजन में या इंटरनेशनल कंपैरिजन में जो इंडिया की जीडीपी का साइज रहता वो कितना रहता? $5 ट्रिलियन का रहता। लेकिन चूंकि इंडियन रुपी है वो क्या हुआ है? वो डेप्रिशिएट किया है। इंडियन रुपी जो है वो आपका डेप्रिशिएट किया है, इसीलिए अभी हमारी अर्थव्यवस्था कितने की है? $4 ट्रिलियन की है। तो एक्सचेंज रेट का इतना असर पड़ता है, एक्सचेंज रेट का ठीक ठाक असर पड़ता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? एक्सचेंज रेट को भी फैक्टर इन करना है, ये असेस करने के लिए क्या वाकई में हम अगले 25 साल में $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो पाएंगे कि नहीं। तो एक चीज हमने असेस की क्या, कि हमारा नॉमिनल जीडीपी कितने रेट पे कंपाउंड हो रहा है, CAGR कितना है, तो वो कितना है? 12% के लमसम है, 11.9%। दूसरी चीज हमको क्या देखनी है? हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो कैसे वेरी कर रहा है। तो इंडियन रुपी जो है वो डॉलर की तुलना में 2.7% के हिसाब से डिप्रिशिएट किया है। तो CAGR जो हमको देखने को मिला है वो कितना का देखने को मिला है? 2.7 का हमको डिक्लाइन देखने को मिला है। मतलब इंडियन रुपी जो है वो वीकन करता जा रहा है, कमजोर होते जा रहा है। रुपया जो है हमारा वो कमजोर होते जा रहा है, किसके बनस्पत? डॉलर की बनस्पत। ठीक है, सो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू डेप्रिसिएशन ऑफ INR विजेवी US डॉलर, विजेवी US डॉलर। ठीक है, तो अगर ये जो पिछले 25 साल का हमारा रिपोर्ट कार्ड है, CAGR ऑफ 11.9% इन नॉमिनल जीडीपी एंड CAGR ऑफ 2.7% डेप्रिसिएशन ऑफ INR, इसको हम फैक्टर इन करें तो हम देखेंगे कि आगे अगर सेम चीज ट्रांसलेट कर रहे हैं, पिछले 25 साल की स्टोरी जो है हम अगले 25 साल ट्रांसलेट कर दे रहे हैं, तो सही में जो हमारी इकोनॉमी है वो $30 ट्रिलियन की हो जाएगी। वो सही में कितने की हो जाएगी? $30 ट्रिलियन की हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? चैलेंजेस क्या है, क्या इश्यूज हैं, कि वाकई इतना सिंपल है क्या कि जो पिछले 25 साल की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो आने वाले 25 साल में भी हम सेम रिपीट कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दूसरा एक एक्स्ट्रापोलेशन यूज करना पड़ेगा कि हम पिछले 10 से 11 साल में कैसे ग्रो किए हैं। तो पिछले 10 से 11 साल की अगर हम बात करें तो हमको देखने को मिला है जो नॉमिनल जीडीपी में हमको एक ग्रोथ स्लो डाउन देखने को मिला है। सन 2014 के बाद से हमको एक ग्रोथ स्लो डाउन देखने को मिला है। रीजन क्या है?
सन 2000 से 2010-12 तक वाला जो पीरियड था, फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, लेकिन ग्लोबलाइजेशन जो था वो अपने पीक पे था, ग्लोबल ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा था। ठीक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, लीमैन ब्रदर्स का कोलैप्स जो वाला जो इवेंट है 2008-9 का, ठीक है, एंग्लो सैक्सन स्फेयर में जो फाइनेंशियल सिस्टम में डिस्क्रिपेंसीज आई हैं, दिक्कतें आई हैं, ठीक है, उसके पहले जो ग्रोथ रेट इंडिया क्लॉक कर रहा था दैट वाज फिनोमिनल। हम 8% 9% के रेट पे भी ग्रो किए। 8% 9% की ग्रोथ रेट बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से मतलब उस समय सन 2001-2 के बाद से जो हमने ग्रोथ रेट 2008 तक क्लॉक की है, उसका नंबर बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से हम क्या कर पाए हैं, जिसकी वजह से हम ये 11.9% का CAGR पा पाए हैं, किसमें, नॉमिनल जीडीपी में। लेकिन सन 2014 के बाद हमको क्या देखने को मिला है, ग्लोबलाइजेशन का रिट्रीट, कोविड भी आया है, ठीक है, ग्लोबल सप्लाई चेन वगैरह हैं, ये सारी चीजें भी डिसरप्ट हुई हैं, जिसकी वजह से एक एपरेंट स्लोडाउन हमको विटनेस करने को मिला है विजेवी सन 2000 से लेके 2014 वाले पीरियड में। आई बात समझ में? अगर हम 2014 से बात करें, अभी 2024 तक की, 24 तक का डेटा है, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, 11 पिछले 11 साल में, 11 साल में जो हमारी CAGR आई है नॉमिनल जीडीपी में, वो कितने की आई है, सिर्फ 10.3% की आई है, ठीक है। पहले कितनी थी, मतलब 25 साल की 11.9% है, ठीक है। ये 11.9 भी इसलिए हो पाई है क्योंकि ये 10.3 ने ड्रैग डाउन कर दिया है। अगर पिछले 11 साल में भी हम अच्छे नंबर क्लॉक करते रहे होते तो हो सकता है ये 12.5-13% पे हम CAGR क्लॉक कर रहे होते नॉमिनल जीडीपी की, ठीक है। तो पिछले 11 साल में जो नॉमिनल जीडीपी की CAGR आई है, दैट इज टू द ट्यून ऑफ 10.3%। दूसरी चीज है, एक डिपेकल हमको यहां देखने को मिला, हमारी जो नॉमिनल जीडीपी का CAGR है वो पिछले 11 साल में कम हुआ है कि, हाँ, निकालते कैसे हैं इसको, कैसे निकाला कैसे जाता है, जैसे 2025 में हम देख लेंगे जीडीपी का साइज क्या है, और हम देखेंगे सन 2000 में क्या जीडीपी का साइज था, दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करके, कंपाउंड वाला फॉर्मूला यूज करके चेक कर लेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर हो तो आप अभी चेक कर सकते हैं, ठीक है। साइंटिफिक कंपाउंडिंग का क्या फॉर्मूला होता है, ए इक्वल टू 100 रेज टू द पावर n, ये टाइम पीरियड हो गया, यही फॉर्मूला होता है, यही होता है ना। तो आप क्या करिए, नॉर्मल गूगल करिए, अभी $4 ट्रिलियन हैं, 2000 में कितने के थे, ये आपको कैलकुलेट करना है, दोनों को माइनस करना है, ठीक है। माइनस करने के बाद बस डेटा अपना फिल कर दिए, निकल आएगा। एन एन पे हम क्या डाल देंगे, 25 साल डाल देंगे, एन 25 हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा, आर ही हमको फाइंड करना है, तो वेरिएबल हमारा आर हो जाएगा, CAGR आर हो गया ना। और फिर पी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा सन 2000 वाला जो डेटा था, ठीक है, बस निकल आएगा, ठीक। तो एक चीज तो ये है, नॉमिनल जीडीपी हमारी गिरी है पिछले 11 साल में। दूसरी चीज है, डेप्रिसिएशन की बात करें इंडियन रुपी की, तो पिछले 25 साल में कितना डेप्रिशिएट किया है इंडियन रुपी, 2.7%। लेकिन पिछले 11 साल की बात करें तो ये और ज्यादा डेप्रिशिएट किया है, 3.08% के आसपास, ठीक है। तो इसकी वजह से हमको क्या देखने को मिला है, इसकी वजह से हमको ये देखने को मिला है कि एक स्लोअर ग्रोथ पैराडाइम हमको देखने को मिला, स्लोअर ग्रोथ पैराडाइम, मतलब सन 2000 से 2014 तक हम ज्यादा तेजी से ग्रो किए हैं, विजेवी 2014 से 2025 वाली हमको देखने को जो ग्रोथ मिली थी। दूसरी चीज क्या है, स्लो ग्रोथ भी है, और साथ ही साथ फास्टर करेंसी वीकनिंग, जो हमारी मुद्रा का हास हुआ है वो भी क्या हुआ है, वो भी बहुत तेजी से हुआ है, फास्टर करेंसी डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब एक कंपैरिजन हमने ऊपर देखा कि जो पीयूष गोयल बात कर रहे हैं कि हम अगले 25 साल में क्या कर लेंगे, $30 ट्रिलियन अमेरिकन इकोनॉमी को मैच कर लेंगे, प्रेजेंट अमेरिकन इकोनॉमी का साइज उसको मैच कर लेंगे, वो बात सही आ रही है किस मापदंड से, पिछले 25 साल के। लेकिन लेकिन अगर हम बात करें पिछले 11 साल की, तो हमको क्या देखने को मिल रहा है,
स्लोअर ग्रोथ, फास्टर करेंसी डेप्रिसिएशन। इसके मुताबिक वी वोंट बी एबल टू क्लॉक द सेम इन नेक्स्ट 20-25 ईयर्स। अगर ये चल रहा है तो हम 2055 में 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होंगे। और पिछले 25 साल वाला जो कारनामा है वो रिपीट कर दे रहे हैं तो कितनी देर में हो जाएंगे? 2048 तक हो जाएंगे, 2048 तक। ठीक है, तो मैक्रो टाइमलाइन में ये नंबर आपको ज्यादा नहीं लग रहा होगा कि ठीक है 48 में जैसे होंगे वैसे क्या होंगे, 55 में हो जाएंगे। लेकिन जो ओवरऑल इकोनॉमिक इंपैक्ट है वो बहुत ज्यादा है। जो ओवरऑल इकोनॉमिक इंपैक्ट है वो क्या है? वो बहुत ज्यादा है। अगर 2055 में हम क्लॉक कर रहे हैं, ये ना करके हम 2048 में क्लॉक कर ले रहे हैं, जो डिफरेंशियल आएगा हमारी इकोनॉमी के साइज में वो 75% का आ जाएगा। वो 75% का आ जाएगा। नहीं, यही बात समझ लो कि अगर 30 ट्रिलियन डॉलर का ऑब्जेक्टिव हम 2055 में ऑपरेट कर रहे हैं या अचीव कर ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? 75% हमको साइज में कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर सेम गोल हम 2048 में रियलाइज कर ले रहे हैं तो 2055 जो आएगा उसमें जो हमारी इकोनॉमी का साइज रहेगा वो 30 ट्रिलियन डॉलर से 75 गुना और ज्यादा रहेगा। नहीं समझे? 75% कितना हो गया? 30 ट्रिलियन डॉलर का 75 का आधा 15, मतलब 22.5 और तो 30 और 22.5 कितना हो गया? हाँ, 52। तो 2055 तक हम कितने हो जाएंगे? 52 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो जाएंगे। और अगर हम पिछले 11 साल के पैराडाइम पे चल रहे हैं तो हम कितने की अर्थव्यवस्था होंगे 2055 में? 30 ट्रिलियन डॉलर की। तो इतना ज्यादा डिफरेंस आएगा। अभी आपको इसीलिए मैक्रो नंबर्स, कंपाउंडिंग इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कंपाउंडिंग जो है वो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आपको लग रहा है कितना है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। यहाँ हम 11.9 ग्रो कर रहे थे, यहाँ कितने पे कर रहे हैं? 10.3। यहाँ डेप्रिसिएशन 2.7 का, इधर कितना है? 3.09% का है, 3.08% का है। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग रन में इंपैक्ट जो पड़ रहा है 2055 में कितने का पड़ेगा? हमको 52 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी साइज होना होगा, हम कितने के रहेंगे? 30 ट्रिलियन डॉलर के रहेंगे। सो दिस इज द शॉर्टफॉल, दिस इज अ शॉर्टफॉल ऑफ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। और कंपाउंडिंग में कितनी पावर है हमको यहां से पता चलता है। ठीक है, तो आगे हमको करना क्या है? व्हाट शुड बी आवर वे फॉरवर्ड? इंडिया के लिए सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई लेवल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सस्टेन्ड हाई लेवल इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, हमको विकसित भारत 2047 करना है। ठीक है, हमको पर कैपिटा नेशनल इनकम है उसको बहुत तेजी से बढ़ाना है। हमको डेवलपिंग से क्या होना है? डेवलप्ड होना है। डेवलपिंग से डेवलप्ड होना है। हमको जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग हैं उनको ऊपर उठाना है। अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर है उसको इंप्रूव करना है। हमको अपना आईएमआर इंक्रीज करना है, सॉरी आईएमआर अच्छा करना है, एमएमआर अच्छा करना है, अंडर 5 मोर्टेलिटी है उसको सही करना है, सेक्स रेशियो है वो अच्छा करना है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम बहुत तेजी से ग्रो करें। अब तेजी से ग्रो करने में क्या इंपेडिमेंट्स आ रहे हैं इंडिया के लिए अभी? ठीक है, तो एक तो है आपका लैंड रिफॉर्म्स। हमारे यहाँ लैंड रिफॉर्म्स ठीक प्रकार से नहीं होता है, तो हमको क्या करना है? लैंड रिफॉर्म्स करने हैं, भूमि सुधार। दूसरा क्या है? लेबर रिफॉर्म्स, श्रम सुधार, जो श्रम कानून है उसमें भी चेंजेस करना है। तीसरा क्या है? मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देना है। ठीक है, अगर हमको सेक्युलर ग्रोथ चाहिए, सेक्युलर ग्रोथ चाहिए मतलब वो ग्रोथ जो इंक्लूसिव हो, सबको साथ लेके चले, तो वो सर्विस ओरिएंटेड ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए? वो मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ हमको क्या करना है? जो इकोनॉमिक टर्मोइल्स हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोइल्स हैं, उनसे भी निकलना है। क्योंकि ये दौर किसका है? चाइना कैसे ग्रो कर पाया? चाइना के साथ अच्छी चीज ये हुई है कि चाइना का जो राइज था वो उस समय था जब ग्लोबलाइजेशन अपने पीक पे था। कंट्रीज जो थी वो इनवर्ड लुकिंग नहीं थी। लेकिन जब इंडिया का टेक ऑफ पीरियड आया है तो हमको क्या देखने को मिल रहा है? रिट्रीट ऑफ ग्लोबलाइजेशन देखने को मिल रहा है। कंट्रीज हैं वो क्या हो रही है? इनवर्ड लुकिंग हो जा रही है। ठीक है, तो हमको अपनी इकोनॉमी को, ठीक है, इम्यून रखना है, इम्यून फ्रॉम ग्लोबल
इकोनॉमिक टर्बुलेंसेस। ठीक है, हमको क्या करना है, अपनी जो फिस्कल पॉलिसी है और मॉनेटरी पॉलिसी है इनको और प्रभावी बनाना है। ठीक है, कि रीडिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ का अच्छे से हो और इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा ना। ठीक है, मतलब हमारे जो मैक्रो नंबर्स है वो हमेशा सुदृढ़ रहने चाहिए, वो हमेशा रोबस्ट रहने चाहिए। तो ये सारी कुछ चीजें हैं, अगर हम कर ले रहे हैं, हम ग्लोबल वैल्यू चेन में इफेक्टिवली अपने आप को इंटीग्रेट कर ले रहे हैं, हम चाइना +1 में +1 बन के उभर रहे हैं। ऐसे कई पॉइंट्स हैं, ये तो मैंने कुछ पॉइंट्स आपको लिखाए हैं, आप अपनी ओर से भी कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं जिससे जिससे क्या हो, सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ हो। और कहाँ हम लैक कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, हम एग्रीकल्चर रिफॉर्म भी कर सकते हैं, तो एग्री रिफॉर्म्स भी एक पॉइंट हो जाएगा। कृषि कानून में सुधार, ठीक है, लिबरलाइजिंग एग्रीकल्चर। So these are the initiatives which we can take so as to secure higher growth numbers, to have higher CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, हम उसको और प्रभावी बना सकते हैं। दूसरा क्या है, एक्सचेंज रेट रिस्क है। एक चीज हमने ये भी देखी ना, एक्सचेंज रेट रिस्क। तो एक्सचेंज रेट रिस्क को अगर हमको एलिविएट करना है, हटाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी मुद्रा को, अपनी करेंसी को मजबूत रखना पड़ेगा। तो उसके लिए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है वो इंस्ट्रूमेंटल रहेगी। ठीक है, अगला आर्टिकल जो है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू 47th आसियान समिट, GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, अभी 47th आसियान समिट है, कंक्लूड हुई है। कहां पे, कहां पे, ठीक है, इंडिया से कौन पार्टिसिपेट किया, एस जयशंकर। ठीक है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, एड्रेस किए हैं, वर्चुअली एड्रेस किए हैं। तो आसियान समिट हुई है, और साथ ही साथ और भी जो रिलेटेड इवेंट्स होते हैं, ठीक है, आसियान इंडिया समिट, ये सारी चीजें भी हुई हैं। ठीक है, रिलेटेड इवेंट्स हैं that have also, those have also concluded, those have also concluded। ठीक है, अब आसियान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। दिस वाज अ 47 समिट, दिस वाज अ 47 समिट। तो पहले समझिए आसियान है क्या और ये भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, कितने कंट्रीज की ग्रुपिंग है ये, 11। टिमोर लेस्टे इस बार ऐड हो गया, टिमोर लेस्टे है वो इस बार ऐड हो गया, तो अब क्या है, 11 कंट्रीज है। ठीक है, बना कब था ये, तो 11 कंट्री का ये एक ब्लॉक है। नेचर क्या है ब्लॉक का, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी ब्लॉक है। ये बना था आपका 1967 में बना था, किससे, बैंकॉक डिक्लेरेशन से, बैंकॉक डिक्लेरेशन से। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है, जकार्ता में है। जकार्ता किसका कैपिटल है, इंडोनेशिया का कैपिटल। ठीक है, 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन से बनता है। और दूसरा क्या है, बनता क्यों है, क्या रीजन रहता है इसका बनने का। अब यहाँ की जो कंट्रीज हैं, यहाँ की जो कंट्रीज हैं, ये क्या है, छोटी छोटी कंट्रीज हैं, लेकिन इनकी जो इकोनॉमी है वो काफी वाइब्रेंट इकोनॉमी है। ठीक है, वाइब्रेंट इकोनॉमी है। वियतनाम है, सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, तिमोर लेस्टे ऐड हो गया। तो जब बना तो ये 5 कंट्री का ग्रुप था 1967 में। और बना क्यों था, क्योंकि ये वो दौर था 1967 का जब कोल्ड वॉर जो है वो अपने पीक पे था, और ये जो कंट्रीज थी ये बहुत छोटी कंट्रीज थी। ठीक है, तो यूएस या यूएसएसआर सिंगल हैंडेडली क्या कर सकती थी, इन कंट्री को अपने पाले में ला सकती थी, बिना इनके मन के, मतलब बेमन से भी इनको अपने पाले में आना पड़ता। तो इन्होंने क्या किया, एक कलेक्टिव बनाया, एक कलेक्टिव बनाया, और इस कलेक्टिव का क्या नाम आया, आसियान। पहले इसमें बस 5 कंट्री थी, कि मतलब ये मिल के जो कोल्ड वॉर का ऑनस्लॉट है, क्योंकि ये कंट्रीज क्या थी, ये कंट्रीज वो थी जो किसी के साथ अलाइन नहीं होना चाहती थी, ना यूएसएसआर के साथ ना यूएसए के। किस दौरान, कोल्ड वॉर के समय में, कोल्ड वॉर के समय में। तो इसलिए ये एक तरीके का सिक्योरिटी, एक तरीके का जियो पॉलिटिकल
फॉर्मेशन था 1967 में 5 कंट्रीज का। लेकिन ग्रेजुअली हमने क्या देखा, आसियान एज अ बॉडी मैच्योर हुआ है। आसियान एज अ बॉडी मैच्योर होता चला गया, इसमें नए मेंबर्स जुड़ते गए और इसका जो रेल्म है ये मतलब और व्यापक होता गया। इसमें इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, जियो पॉलिटिकल, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी, R&D, ठीक है, कनेक्टिविटी, इस टाइप के नए रेल्म्स, नए आयाम जुड़ते गए। जो इसका मैंडेट है वो क्या होता गया, वो एक्सपेंड होता गया, वो एक्सपेंड होता गया। कट टू 2025, अभी इसमें 11 मेंबर्स हैं, अभी इसमें 11 मेंबर्स हैं, ठीक है। अब इसका भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, बताइए। हाँ, एक तो ये है चाइना को काउंटर करने के लिए, काउंटरिंग चाइना, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और बताइए, क्योंकि चाइना की जो हेजेमनी है वो क्या है, वो बढ़ गई है रीजन में, ठीक है। 9-9, स्प्रेटली आइलैंड, ठीक है, साउथ चाइना सी में जो मिस एडवेंचर है चाइना का बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो आसियान को भी तंग कर रहा है और इंडिया को भी तंग कर रहा है। इंडिया में भी आप देखेंगे टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स, हमारे मैरीटाइम कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट ठीक ठाक है। डोकलाम, गालवान, देपसांग, पैंगोंग सो, ठीक है, यहाँ पे हमको इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो आसियान भी भुक्तभोगी है, इंडिया भी भुक्तभोगी है, सो दैट ड्रॉज अस क्लोजर टू आसियान, ठीक है। तो काउंटरिंग चाइना एक चीज हो गई। दूसरा क्या है, अभी वो थोड़ा हल्का पॉइंट है, इसको अभी, हाँ स्टेट ऑफ मलक्का है, ठीक है, वो यहाँ पे है इसी रीजन में, ठीक है। तो इंडिया के लिए जियो पॉलिटिकली और जियो पॉलिटिकली एंड जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। जियो स्ट्रेटेजिकली क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, यहाँ पे आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ठीक है। और जियो पॉलिटिकली क्यों, जियो पॉलिटिकली इसलिए क्योंकि इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर है, ठीक है। उसके असर्टिवनेस में आसियान का साथ जो है इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरी चीज है कि जो जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है इस रीजन का और बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि अब जो ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है, ग्लोबल ट्रेड रजीम है, वो ट्रांस अटलांटिक से शिफ्ट होकर किस साइड मूव कर रही है, वो एशिया के साइड मूव कर रही है। एंग्लो सैक्सन स्फीयर की जो कंट्रीज है वो ऑलरेडी क्या है, इकोनॉमिक तौर पे बहुत ज्यादा सैचुरेट हो चुकी है। तो अब जो ग्लोबल इंजन ऑफ ग्रोथ है वो कौन है, वो एशिया इस टाइम। इंडिया, चाइना, आसियान, ये बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और ये क्या करेंगे आने वाले कुछ डिकेड्स में, आउटपेस कर देंगे किसको, एंग्लो सैक्सन स्फीयर को। आने वाले समय में ये एंग्लो सैक्सन स्फीयर को शेल आउट कर देंगे। तो जियो पॉलिटिकली, जियो स्ट्रेटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज है कि जो हमने बात की कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ग्लोबल ट्रेड की, वो भी शिफ्ट हो रही है किसके फेवर में, एशिया के फेवर में। कहां से, एंग्लो सैक्सन स्फीयर से या ट्रांस अटलांटिक वही मतलब अटलांटिक के उस पार वाला जो रीजन है वहां से अब इधर शिफ्ट हो रही है। जो आपका 1980 1920th सेंचुरी रही है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से लेके अभी तक, वो क्या रही है, ये सारी आपकी ट्रांस अटलांटिक सेंचुरी रही है। जो ग्लोबल ग्रोथ आया है, ग्लोबल इंजन ऑफ ग्रोथ रहा है, वो कौन रहा है, वो वेस्टर्न वर्ल्ड रहे हैं, क्योंकि वहीं पर एनलाइटनमेंट हुई है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी वहीं हुआ है, अर्बनाइजेशन भी वहीं पर हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो मॉडर्न डे फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है, ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम है, वो भी किसने बनाया है, वो भी इन्हीं कंट्रीज ने बनाया है, ठीक है। तो अब क्या हमको देखने को मिल रहा है, ये एक्सेस जो है वो शिफ्ट हो रहा है। अब हमको ऑल्टरनेट मॉडल्स देखने को मिल रहा है। चाइना इज लीडिंग द वे, चाइना अपना ऑल्टरनेट सिस्टम लेके आ रहा है, ठीक है। जैसे उधर क्या है, क्वाड है, तो इधर क्या है, SCO है, ठीक है। BRI इनिशिएटिव है चाइना का, ब्रिक्स बैंक हम लेके आ गए हैं, ठीक है। CRA लेके आ गए, कंटिजेंसी रिजर्व अग्रीमेंट जो है। फिर क्या है, इंडिया ने भी इंडिया ने भी कई इनिशिएटिव लिए इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे ओसोवॉग है, वन सन वन ग्रिड नहीं है, ओसोवॉग, ठीक है। फिर और क्या है, ISA हमने कंस्टिट्यूट किया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो अब जो ग्लोबल आर्किटेक्चर है उसमें एशिया है,
वो भी एक प्रोएक्टिव रोल है वो प्ले कर रहा है, प्रोएक्टिव रोल है वो प्ले कर रहा है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो शिफ्ट हो रही है, और इसमें जो आसियान कंट्रीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इन कंट्रीज के बीच में जो इंट्रा रीजनल ट्रेड है वो बहुत ज्यादा है। इंट्रा रीजनल ट्रेड है वो 25 से 30% का है, जो कि बहुत ज्यादा है। इससे ज्यादा खाली एक रीजन का है दुनिया में, किसका? ईयू का। मतलब ये कंट्रीज आपस में एफटीए की हुई हैं और आपस में खूब ट्रेड करती हैं। सबसे ज्यादा ट्रेड कौन सा इंट्रा रीजनल ग्रुप करता है? यूरोपियन यूनियन करता है। यूरोपियन यूनियन के बाद आसियान जो रीजन है, यहां सबसे ज्यादा ट्रेड होता है। तो इंडिया के मेक इन इंडिया के लिए, ठीक है, या इंडिया अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है, तो आसियान का जो कलेक्टिव मार्केट है इंडिया के लिए क्या हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत बस हमको अपने लिए नहीं मैन्युफैक्चर करना है, हमको एक्सपोर्ट भी करना है। एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट से भी एम्प्लॉयमेंट आएगी, फॉरेक्स रिजर्व भी आएगा, ठीक है। तो इंट्रा रीजनल ट्रेड ज्यादा है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रेडी मार्केट है। इंडियन कंपनीज के लिए ये बहुत बड़ा रेडी मार्केट है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है? ये फास्ट ग्रोइंग रीजन है, फास्ट ग्रोइंग रीजन। मतलब इनकी इकोनॉमी अनलाइक वेस्टर्न इकोनॉमी सैचुरेटेड नहीं है। यहाँ पर अभी भी हमको क्या देखने को मिल रहा है? 7%, 8%, 6% के ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है। तो एज एन एक्सपोर्टर आप किस मार्केट पे बेट करना चाहेंगे? एज एन एक्सपोर्टर आप उस मार्केट पे बेट करना चाहेंगे जहां पे कंटिन्यूअस ग्रोथ आ रही है, जहां पर आपको क्या देखने को मिल रही है? कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है। सो इट्स अ फास्ट ग्रोइंग रीजन, अगेन अ ग्रीनर पैस्चर फॉर इंडियन कंपनीज एंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। फिर ये एरिया जो है वो कनेक्टिविटी के लिहाज से भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कई एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जैसे इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, जो इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि हम मणिपुर को किससे कनेक्ट कर रहे हैं? थाईलैंड से वाया म्यांमार। मतलब एक हाईवे रन कर रहा है इंडिया से, इंडिया के मणिपुर से म्यांमार होते हुए थाईलैंड जा रहा है, ठीक है। अब इससे होगा क्या? इससे रीजनल इंटीग्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। रीजनल इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा? मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल, लोगों की और वस्तुओं की जो आवाजाही है वो क्या होगी? वो सुगम हो जाएगी, ठीक है। तो जो ट्रेड वॉल्यूम्स हैं वो बढ़ेंगे। यूरोप यूरोप क्यों हो पाया? क्योंकि वहां पे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज थी 1950s ऑनवर्ड्स, और उन्होंने कनेक्टिविटी बहुत अच्छी कर दी, शेंजन एरिया ला दिया, एफटीए साइन कर लिया आपस में, कि जर्मन गुड्स हैं वो आराम से फ्रांस में बिक रहे हैं, वो आराम से यूके में बिक रहे हैं। तो इससे क्या हुआ? अगर जर्मनी सिर्फ अपना माल जर्मनी में बेचता तो जर्मनी इतना ग्रो कर पाता? नहीं। क्योंकि वो ग्लोबली ट्रेड कर रहा था, ग्लोबली ट्रेड कर पा रहा था, तो इसलिए उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ आई है वो क्या हुई है? वो काफी मजबूत हुई है, काफी रोबस्ट हुई है। तो कनेक्टिविटी भी हम बहुत वॉर फुटिंग पे कर रहे हैं। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे बना रहे हैं, साथ ही साथ कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, वो भी हम क्या कर रहे हैं? इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, कि हमारा जो सेलियंस है, जो हमारा रिलायंस है, ठीक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन स्नैक पे, वो कम हो जाए। अभी क्या है? इंडिया का जो पूर्वोत्तर वाला भाग है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वो मेनलैंड इंडिया से खाली एक पतली सी नैरो पट्टी से जुड़ा हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं? चिकन स्नैक। देखा है ना सबने, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है। तो जियो स्ट्रेटेजिकली वो हमारी एक वल्नरेबिलिटी है, वो हमारी कमजोरी है। अगर चाइना कभी इंडिया पे चार्ज कर रहा है तो सबसे पहला काम वो क्या करेगा? चिकन नेक को ब्लॉक करेगा, क्योंकि बस 20-21 किलोमीटर चौड़ा है। तो हमने चिकन नेक से अपना सेलियंस कम करने के लिए कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया है। तो हम कर क्या रहे हैं? वेस्ट बंगाल को, कलकत्ता को किससे कनेक्ट कर रहे हैं? म्यांमार से कनेक्ट कर रहे हैं, सी रूट से, ठीक है। और फिर क्या है? सितवे पोर्ट पहुंच गया, कलकत्ता से सितवे पोर्ट पहुंचा शिप के माध्यम से हमारा सामान। उसके बाद कालादान रिवर से, कालादान रिवर से सामान आपका ऊपर जाएगा और मोरे होते हुए कहाँ एंटर कर जाएगा? मिजोरम एंटर कर जाएगा, मिजोरम एंटर कर जाएगा। तो कुछ इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया, वो भी यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा है। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से भी आसियान जो है वो हमारे लिए
बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हमारे जो टाइज हैं डीप हैं, हिस्टोरिकल टाइज हैं। हिस्टोरिकल टाइज एज इन मतलब बुद्धिज्म कनेक्ट्स अस, हिंदुज्म कनेक्ट्स अस। ठीक है, लेकिन लेकिन बहुत समय तक, इंडिपेंडेंस के बाद बहुत समय तक ये जो रीजन था वो हमारे फॉरेन पॉलिसी के कंसाइन से लेफ्ट आउट था। मतलब हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे इस रीजन पे, डिस्पाइट डिस्पाइट क्लोज कनेक्ट, डिस्पाइट हिंदुज्म, डिस्पाइट बुद्धिज्म। ठीक है, हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। हम फिक्सेटेड रहे किसकी ओर? हम फिक्सेटेड रहे यूएसएसआर थ्रू आउट कोल्ड वॉर। ठीक है, हम क्या किए? टग ऑफ वॉर में रहे, क्योंकि हमको यूएस से भी कुछ चाहिए था, हमको यूएसएसआर से भी कुछ कुछ चीजें चाहिए थी। तो हमारा जो फॉरेन पॉलिसी का कैपिटल था वो सिग्निफिकेंटली इन्वेस्टेड रहा किस ओर? वो सिग्निफिकेंटली इन्वेस्टेड रहा इन बड़ी पावर्स के बीच। और हमने बहुत ज्यादा ध्यान अपने नेबरहुड में नहीं दिया, हमने अपने नेबरहुड में ध्यान नहीं दिया। बट दिस पैराडाइम चेंज्ड इन द अर्ली 90s व्हेन नरसिम्हा राव बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरसिम्हा राव क्या करते हैं 1992 में? क्या लेके आते हैं? लुक ईस्ट, लुक ईस्ट पॉलिसी लेके आते हैं। ठीक है, और यहां से हमारी जो मैट्रिक है, वो आपका मैट्रिक्स है, वो चेंज होना शुरू होती है। ठीक है, इसके बाद गुजराल आते हैं, गुजराल डॉक्ट्रिन, इनका भी फोकस रहता है। फिर हम क्या लेके आते हैं 2014 में? लुक ईस्ट को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं किसमें? एक्ट ईस्ट। मतलब लुक ईस्ट पॉलिसी को और प्रोएक्टिवली परसू करना शुरू कर देते हैं, परसू करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद से हमको क्या देखने को मिलता है? उसके बाद से हमको ये देखने को मिलता है इंडिया का जो इंटीग्रेशन है, इंडियन इकोनॉमी का जो इंटीग्रेशन है, वो इफेक्टिवली हम कर पा रहे हैं किसके साथ? आसियान के साथ। ठीक है, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के आने के बाद से, लुक ईस्ट पॉलिसी आने के बाद से हम अपने नेबरहुड पे ध्यान देने लगे। ठीक है, आसियान के साथ जो हमारे रिलेशंस है वो क्या होते गए हैं? वो बेहतर होते गए हैं, वो बेहतर होते गए हैं। और फाइनली 2008-9 के आसपास हमने क्या किया है? एक एफटीए भी साइन कर दिया आसियान के साथ। एफटीए क्या होता है? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हमने साइन कर लिया, लेकिन ये जो इकोनॉमीज है बहुत कॉम्पिटिटिव है। यहाँ पर जो लेबर कॉस्ट है बहुत कम है, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंडिया से ज़्यादा एफिशिएंट है। तो एफटीए हमने साइन तो जरूर किया 2008-9 के आसपास, लेकिन इसका जो मेन मलाई है, मेन फायदा है, कौन उठा रहा है? आसियान उठा रही है। इंडिया इससे बहुत ज्यादा गेन नहीं कर पाया है। अब गेन नहीं कर पाया है, जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं किसके फेवर में रहे हैं? आसियान के फेवर में रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट टाइम एंड अगेन क्या बात कर रही है? रिव्यू करने की। किसको? आईटीगा को। आईटीगा क्या है? जो एफटीए है उसी का नाम है आईटीगा, आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट। ठीक है, आईटीगा को रिव्यू करने की बात चल रही है। ठीक है, तो ये रिव्यू आपका आप कुछ साल पहले शुरू हुआ था, इसको कंक्लूड होना जाना चाहिए था 2025 में। 2025 में ये रिव्यू है। ठीक है, ये जो समीक्षा है मुक्त व्यापार समझौते की, इसको क्या हो जाना था? 2025 पे खत्म हो जाना था। ठीक है, लेकिन अभी हमको क्या देखने को मिला है? हमको ये देखने को मिला है कि पॉलिटिकली आसियान उतना इन्वेस्टेड नहीं है। मतलब चूंकि उसके फेवर में है चीजें, तो वो क्यों रिव्यू करना चाहेगा? ठीक है, तो इस वजह से इंडिया लगातार पुश कर रहा है, और आईटी का जो है 2025 में जो रिव्यू करना चाहिए था वो हो नहीं पाया। लेकिन अभी ये कहा गया है, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर भी बोले हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, कि वी विल सून रिव्यू द एफटीए बिटवीन इंडिया एंड आसियान, जिसको हम क्या कहते हैं? आईटी का कहते हैं। ठीक है, तो दिस वाज आसियान। अब आसियान अच्छी बातें तो हो गई, लेकिन आसियान के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। ठीक है, चैलेंजेस भी हैं, और इन्हीं चैलेंजेस की वजह से इंडिया क्या कर सकता है? इन चैलेंजेस को आपका लेवरेज कर सकता है और अपने फेवर में यूज कर सकता है। मेजर चैलेंज जो अभी आ रहा है वो चाइना और यूएस की वजह से आ रहा है। चाइना और यूएस। ठीक है, अब दोनों जो हैं वो आसियान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस जो है इस एरिया का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है। लेकिन अभी ट्रंप के आने के बाद से हमको क्या देखने को मिला है? कि यूएस रेजिम जो है वो अपना सिक्योरिटी अम्ब्रेला ईयू से भी हटा रही है और इन कंट्री से भी हटा रही है। तो इनकी वल्नरेबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है। दूसरी चीज क्या है? चाइना के साथ भी पिछले 1.5 दशक में आसियान का जो इंटीग्रेशन है वो बहुत ज्यादा हो गया। आसियान रीजन ने ठीक ठाक चाइनीज इन्वेस्टमेंट अपनी टेरिटरी में देखा है। कहाँ से? चाइना से। और ये जो इन्वेस्टमेंट आया है वो बहुत क्रिटिकल सेक्टर्स में आया है।
फ्यूचर वगैरह में तो आया ही है, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स में भी आया है, सेमीकंडक्टर में आया है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आया है, ब्लॉकचेन में आया है। तो ठीक ठाक पैसा जो है, चाइनीज पैसा चाइना में लग गया है, जिसकी वजह से चाइना और आसियान का जो इंटीग्रेशन है वो बढ़ गया है, वो बढ़ गया है। लेकिन दूसरी चीज क्या है, एक पैराडॉक्स हमको देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तो हुआ है चाइना और आसियान का, लेकिन जो डाउनसाइड है, डाउनसाइड ये है कि आसियान की कई कंट्रीज के साथ चाइना के पंगे चल रहे हैं, चाइना के इश्यूज चल रहे हैं। वो इश्यूज क्या है, एक तो है आपका 9 डैश लाइन वाला, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो साउथ चाइना से होके जाती है, ठीक है, और चाइना इसमें अपना मैरीटाइम क्लेम है वो एसर्ट करता है, ठीक है। 9 dash line refers to U-shaped line on maps that represent China claim to approximately 90% of South China Sea, including numerous islands and reefs. ये साउथ चाइना सी है, ठीक है। ये वाला रीजन है क्या है, आसियान वाला रीजन है, ठीक है। और ये जो इमेजिनरी लाइन दिख रही है ब्लू कलर की, दिस इज 9 dash line। चाइना क्या करता है, जैसे अरुणाचल पे क्लेम करने की कोशिश करता है, ठीक है, मैकमोहन लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं करता, वैसे ही मैरीटाइम रीजन में साउथ चाइना सी में इस 9 dash line पे क्लेम करता है और कहता है इस 9 dash line के अंदर आने वाला जो भी मैरीटाइम रिसोर्स है, जो भी रीजन है, वो किसका है, मेरा है। तो इसकी वजह से इसके पंगे चलते हैं किसके साथ, फिलीपींस के साथ, जापान के साथ। यहाँ पे आपका पार्सल आइलैंड, स्कारबोरो आइलैंड, ठीक है, स्प्रेटली आइलैंड, ये सारे आइलैंड्स हैं वो सिचुएटेड है। तो इन आइलैंड्स को लेके भी चाइना, फिलीपींस, चाइना, जापान वगैरह में हमको विवाद देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक चीज हो गई, चैलेंजेस में हमने क्या पढ़ लिया, चैलेंजेस में हमने देखा कि ठीक है, यूएस जो है इस रीजन का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, चाइना ने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है, लेकिन चाइना का ठीक ठाक इश्यूज है इस रीजन के अलावा। एक तो हो गया 9 dash line को लेके विवाद है कई कंट्रीज के साथ। दूसरा क्या है, ये जो कंट्रीज हैं दे आर कॉशियस अबाउट चेकबुक डिप्लोमेसी, चेकबुक डिप्लोमेसी, ठीक है। चेकबुक डिप्लोमेसी आई थिंक सबको पता है क्या होती है, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी सुना है ना। चाइना के पास इस टाइम डॉलर्स बहुत ज्यादा है, फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज्यादा है, तो चाइना क्या करता है, लोन देके दूसरे कंट्रीज की सॉवरेनिटी खरीदने की कोशिश करता है, ठीक है। और कई कंट्रीज इसका शिकार हो चुकी हैं। ठीक हमारे नीचे पड़ोसी हमारा श्रीलंका, श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस प्राइमरली क्यों आई है, अल्टीमेट ट्रिगर था, अल्टीमेट ट्रिगर था कि उसको ऑर्गेनिक हो जाना है, ओवरनाइट ऑर्गेनिक होने का उसने सोच लिया था। लेकिन जो बिल्डअप है वो हुआ है चेकबुक डिप्लोमेसी की वजह से या डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की वजह से। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं चाइना के साथ। यूएस के साथ क्या चैलेंजेस हैं कि वो अब इनवर्ड लुकिंग हो रहा है, वो अपना जो नेट सिक्योरिटी कवर है वो हटा रहा है अपने एलाइज के ऊपर से। तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, ये इंडिया को एक विंडो प्रोवाइड कर रही है, इंडिया को एक विंडो प्रोवाइड कर रही है कि इंडिया आए और फ्रीली ऑपरेट करे, अपना जो एंगेजमेंट है, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है वो बढ़ाए, ठीक है, और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवनेस लाए किसके बीच में, आसियान इंडिया रिलेशन के बीच में, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि अब इंडिया को करना क्या है, यहाँ से इंडिया को कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एक तो जैसे आरसीईपी है, आरसीईपी से हम बाहर हो चुके थे, ये क्या है, एक मेगा ट्रेड ब्लॉक है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है। हम थ्रू आउट निगोसिएशन थे, लेकिन एन वक्त पे हम बाहर आ गए थे, क्यों, क्योंकि हमको लगा कि जैसे आईटीगा जो एफटीए हमने किया था उससे हमको कुछ फायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान होने लगा, उसी तरह आरसीईपी से तो और ज्यादा नुकसान होगा, प्राइमरली हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को और डेयरी सेक्टर को, एग्रीकल्चर और
डेयरी सेक्टर को, ठीक है। लेकिन आरसीईपी में भले हम ना पार्टिसिपेट करें, लेकिन जैसे बिम्स्टेक इनिशिएटिव है, ठीक है, बिम्स्टेक इनिशिएटिव है, वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बिम्स्टेक है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और साथ ही साथ कई एरिया ऑफ कन्वर्जेंस है, ठीक है। एरिया ऑफ कन्वर्जेंस जो है दोनों रीजन्स के, दोनों ब्लॉक्स के, वो कई सारे हैं, ठीक है। मतलब हम कई एरियाज में कन्वर्ज कर सकते हैं, हमारे कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमनैलिटी इंटरेस्ट की बहुत ज़्यादा है, तो हम साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। साथ में मिलकर कैसे? वो भी डेवलपिंग है, हम भी डेवलपिंग है, एक कॉमनैलिटी ये हो गई। वो भी फास्ट ग्रोइंग है, हम भी फास्ट ग्रोइंग है। उनको भी नए मार्केट चाहिए अपने सामान के लिए, हमको भी क्या चाहिए? नए मार्केट चाहिए। फिर क्या है? उनके भी फेवर में है कि दुनिया जो रहे वो क्या रहे? मल्टीपोलर रहे। हमारे भी फेवर में क्या है? दुनिया मल्टीपोलर रहे। चौथा क्या है? उनको भी एक रोबस्ट ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर चाहिए। अभी क्या देखने को मिल रहा है कि जो ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर है वो बहुत तेजी से क्रम्बल कर रहा है, क्योंकि यूएस जो है वो अपना हाथ खींच रहा है मैक्सिमम चीजों से, ठीक है। तो आसियान के भी फेवर में क्या है? आसियान के भी फेवर में है कि वो क्या करे? ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर को फोस्टर करने की कोशिश करे, ठीक है। सो देयर मल्टीपल एरियाज जहां पे हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो इफेक्टिवली अलाइन कर रहे हैं, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं? एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। लेकिन जो लो हैंगिंग फ्रूट है अभी इंडिया आसियान के बीच में, वो क्या है? इंडिया आसियान के बीच में जो लो हैंगिंग फ्रूट है उसमें मेजर है आपका आईटीगा का रिव्यू, एफटीए का रिव्यू। एफटीए का रिव्यू करके हमको उसमें ऐसे प्रावधान, ऐसे प्रोविजन डालने हैं कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं वो थोड़े बहुत इंडिया के फेवर में हो। दूसरा क्या है? हमको वहां से ठीक ठाक फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जैसे सिंगापुर है, ठीक है, मलेशिया है, यहाँ से ठीक ठाक फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम सीख कर सकते हैं। दूसरा लो हैंगिंग फ्रूट ये हुआ। तीसरा क्या हुआ? कई इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे कालादान मल्टी मॉडल को और इफेक्टिवली हम हार्नेस कर सकते हैं। दूसरा आईएमटी, बहुत पहले हमने अनविसाज किया था, लेकिन अभी क्या है? इसको हम रिजॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन लो हैंगिंग फ्रूट्स विच कैन बी अचीव्ड बाय बोथ द साइड। चैलेंजेस भी हैं, चैलेंजेस हमने डिस्कस किए। एक तो चाइना को लेके मेजर चैलेंज चल रहा है, ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर है वो फॉल्टर कर रहा है, यूएस अपना सिक्योरिटी कवर है वो हटा रहा है, और फिर इसके अलावा एक दो चैलेंज और है आसियान के विदिन। क्या है चैलेंज? म्यांमार। म्यांमार में हमको क्या देखने को मिला है? डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग देखने को मिली है। ऑंग सू की गवर्नमेंट जो थी वो चली गई है, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क चला गया, मिलिट्री जनता आ गई है, मिलिट्री कू के माध्यम से मिलिट्री जनता आ गई है। और म्यांमार का हमारा इमीडिएट नेबर लगता है, उसके साथ हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, लैंड बॉर्डर भी है। तो हमारे फेवर में क्या है? हमारे फेवर में है वहां पे जल्दी से जल्दी नॉर्मलसी आ जाए। तो आसियान है अभी भी म्यांमार की जो बैकस्लाइडिंग है उसको एज अ कलेक्टिव ब्लॉक रिजॉल्व नहीं कर पाया है। एक मेजर और समस्या है, वो है आपका नार्को इंसर्जेंसी से संबंधित, ठीक है। गोल्डन ट्राइंगल इसी रीजन में है, ठीक है। गोल्डन ट्राइंगल जो है वो भी इसी रीजन में है, ठीक है, जहां से बहुत हाई क्वालिटी ओपियम ग्रो किया जाता है। और ये जो आपका जो भी साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, नारकोटिक्स है, वो कहाँ पर आता है? वो इंडिया में आता है। इंडिया को वो एज अ डेस्टिनेशन भी लेते हैं और एज अ ट्रांजिट भी लेते हैं। मतलब ये जो माल है वो यहाँ खपता भी है, और यहाँ से दुबई भी जाता है, अमेरिका भी जाता है, यहाँ के पोर्ट्स को यूज करके स्मगलिंग के माध्यम से, ठीक है। तो दीज आर सर्टेन चैलेंजेस एंड द वे फॉरवर्ड। लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं कुछ विच कैन बी इजिली बी अटेन्ड, ठीक है।
आसियान के साथ कुछ चुनौतियां क्या हैं या क्षेत्र भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? लिख लेंगे ना। आसियान होता क्या है ये शुरू करेंगे, फिर चैलेंजेस हैं यूएस के साथ, चाइना के साथ, गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है, म्यांमार में डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग उसको नहीं रोक पाया है, ये सारी चुनौतियां लिख देंगे। फिर इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, चाइना को काउंटर करने के लिए, ठीक है, जो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है उसको कंजर्व करने के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, आईएमटी, कालादान, ये सारे पॉइंट्स हम लिखेंगे एग्जाम्पल में, ठीक है। मेक इन इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर हमको सीख करनी है उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सारे पॉइंट्स।